स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट आर्टिकल है फेमाइन के बारे में। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है आज के दिन, और कल का जो द हिंदू था उसके अंदर इस मैन मेड फेमाइन से रिलेटेड आर्टिकल है उसको पब्लिश किया गया था। तो बोथ आर्टिकल्स को कंबाइन करते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको यहाँ पे रीड करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर में डायरेक्टली जो फेमाइन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि गजा स्ट्रिप के अंदर में फेमाइन का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो उसके बिहाइंड में क्या ऐसे रीजंस हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा मेंस का जो पेपर है उसके अंदर में जो आईआर के क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर सेकंड में आपसे पूछे जाते हैं, और वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं। आईआर के अंदर में अगर कोई भी डेवलपमेंट हुआ है तो इंडिया को किस तरीके से इम्पेक्ट करता है, इंडिया का उसमें क्या बेनिफिट है, या किसी भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म का भी आप देखिए कि ज़रूरत है या डिमांड है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या वो ग्लोबल साउथ का डिमांड को फुलफ़िल करेगा या मोर इंक्लूसिव उस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करेगा। तो मैक्सिमम जो सवाल होते हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हुआ करते हैं आईआर के क्वेश्चंस के अंदर में। इन पॉइंट्स को आप ज़रूर से यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है फेमाइन के रिगार्डिंग में, या यूएन के द्वारा बैक किया जाने वाला जो एजेंसी है जिसने फेमाइन को वहाँ पे डिक्लेयर किया है या कंफर्म किया है, तो उस आईपीसी नाम का जो बॉडी है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी पेज क्लासिफिकेशन है, उसने कब कब रिसेंट ईयर्स के अंदर में फेमाइन को डिक्लेयर किया है, किन एरियाज़ के अंदर में डिक्लेयर किया है। ये बेसिक जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको प्रीलिम्स के बारे में होना चाहिए। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आईपीसी नाम का एक यूएन बेक एजेंसी है। 20 ईयर्स का इस एजेंसी का जो हिस्ट्री है, तो इस एजेंसी के द्वारा रिसेंट ईयर्स के अंदर में कुछ ऐसे वो एरियाज हैं जहाँ पे वॉर का सिचुएशन है या डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है, वहाँ पे जो फेमाइन है उनको डिक्लेयर किया है। ये फोर्थ ऐसा प्लेस है गजा स्ट्रिप जहाँ पे फेमाइन इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2011 के समय सोमालिया के वहाँ पे किया था। सोमालिया कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? सोमालिया है आप देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, और वहाँ पे सी पायरेसी के इशू, रेड सी का जो एरिया से पास होने वाली जो शिप हैं उनको कैसे टारगेट किया जाता है पायरेट्स के द्वारा। तो सोमालिया के अंदर में फेमाइन डिक्लेयर किया गया। फिर साउथ सूडान के अंदर में किया गया था। साउथ सूडान के वहाँ पे आप देखिए कि जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी अपने पर्सनस को लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन संकट मोचन है। 2017 एंड 2020 के समय सूडान के वहाँ पे फेमाइन था। फिर साउथ सूडान के वहाँ पे फिर आप देखिए कि सूडान के वहाँ पे जो कंटिन्यूस अभी भी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, जो 2024 के समय डिक्लेयर हुआ। तो इन रिसेंट ईयर्स के अंदर में इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी का जो फेज क्लासिफिकेशन इस एजेंसी के द्वारा किया जाता है, उन्होंने ये फेमाइन्स हैं वो डिक्लेयर किए हैं। अब अगर हम बात करें गजा स्ट्रिप के बारे में, गजा स्ट्रिप जहाँ पे लास्ट अराउंड 2 ईयर्स का समय हो चुका है, वैसे तो 22 मंथ्स का जो समय है वॉर सिचुएशन के दौरान में, तो उन अराउंड 2 ईयर के इस समय के अंदर में आप देखिए कि वहाँ से कंटिन्यूस ऐसा न्यूज़ सामने आया है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ होने को लगा है मालन्यूट्रिशन की वजह से। मालन्यूट्रिशन के अलावा आप देखिए कि स्टारवेशन है उस वॉर सिचुएशन में वहाँ पे क्रिएट हुआ। जो एड सप्लाई किया जाता है उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस है, वो भी कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर में नहीं है। और इस फेमाइन को एंटायरली मैन मेड है वो बताया गया कि इजराइल के द्वारा जिस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ है, उसके रिगार्डिंग में एक टर्म भी है हेल्थोसाइड। उस टर्म का नाम रखा गया है कि जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको टारगेट करते हुए वहाँ पे कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो डिस्ट्रप्शन है वो हुआ है। तो आप देखिए कि मैन मेड फेमाइन का कैटेगरी के रूप से इसको डेजिग्नेट किया गया कि, और इस सिचुएशन को रिवर्स है वो किया जा सकता है अगर कंटिन्यूस यहाँ पे जो अटैक्स हैं या जिस तरीके से इस टूल के थ्रू जो स्टारवेशन वहाँ पे हुआ, जो वहाँ पे मालन्यूट्रिशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ, इसको जो रिवर्स है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम प्रेजेंट समय में डिस्टर्बेंस की वजह से कैसे ह्यूमन लाइफ का वहाँ पे डेथ हुआ है, तो ऑलरेडी आप देखिए कि अराउंड द 60,000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हो चुका है।
जो डाटाज हैं उनको कंटिन्यूस कैलकुलेट करना या वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल लेवल का या फेमाइन का सिचुएशन है उसके भी डाटा को कैलकुलेट करना वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रिलायबल जो डाटा गैदरिंग है वो पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट में डिस्ट्रप्शन है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वहाँ के जो डाटाज हैं वो भी रिलायबल नहीं हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से क्या इस समय में होना चाहिए, इंटरनेशनल जो राइट ग्रुप्स हैं, जो डॉक्टर्स के ग्रुप हैं, उनका यहाँ पे क्या जो स्टैंड है वो होना चाहिए। स्टैंड ये होना चाहिए कि आप देखिए कि जो ग्लोबल आउटरीच है वो एक्टिंग एज ए डेटरेंट के रूप से हार्डली उस सिचुएशन में एग्जिस्टेंस में आया है कि डेटरेंट के रूप से वर्क नहीं हुआ। इजराइल के द्वारा अपने ऑपरेशन से उनको नहीं स्टॉप किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूएन का जो एजेंसीज है उनके द्वारा इंटरवेन करने का ज़रूरत है। पैलेस्टाइन को जो स्टेटहुड रिकॉग्नाइज करने के बारे में कहा गया था कि जो कुछ स्टेट्स हैं वो अपन उसको स्टेटहुड हैं उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कंप्लीट एज ए स्टेट के रूप से उसको डेजिग्नेट किया जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर में जो कम्प्लीटली जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उनका जो ध्यान है वो गजा स्ट्रिप के वहाँ पे है। उस सिचुएशन के अंदर में आप देखिए कि वेस्ट बैंक एरिया के अंदर भी जो डिस्टरबेंस हुआ है, वेस्ट बैंक का जो डिस्टरबेंस है वो कम्प्लीटली यहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू जिन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया था उनका वायलेशन है। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर में किन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया था कि कोई भी सिविलाइज पॉपुलेशन है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है ऑक्यूपाइड टेरिटरी का एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन, ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन, तो ग्लोबल कम्युनिटी को इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे इस वॉइस को रेज है वो करना चाहिए। और ये जो वॉर बेस्ड फेमाइन है, जो मैन मेड फेमाइन है, इसको सिचुएशन को रिवर्स करने का ज़रूरत है प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में। तो ये यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, मेंस के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है द हिंदू के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जो हर्ष पंथ हैं उनका जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप PSIR आपका ऑप्शनल है, PSIR ऑप्शनल नहीं है तो भी IR के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो मेंशन है इंडिया, जापान और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो विजिट के लिए जाएंगे चाइना के, वहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होगा, तो कैसे आप देखिए कि इंडिया जापान के या इंडिया चाइना के जो टाइज हैं, जो ओल्ड जो हमारा पार्टनरशिप है इन कंट्रीज़ के साथ में, कैसे एक नई प्रायोरिटी को यहाँ पे सेट करेगा। जो प्रेजेंट समय में जो कंटेक्स्ट है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का, आर्टिकल को कहाँ पे आप यूज कर सकोगे, GS पेपर सेकंड के अंदर में इस आर्टिकल का यूज हो सकता है IR के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में भी आपको पता होना चाहिए इंडिया जापान के रिलेशन कैसे डेवलपमेंट फेज में हैं। कई बार आपको आंसर राइटिंग के अंदर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जब अपना टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दिया करते हैं तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया और जापान का जो रिलेशन है उसमें कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए ऐसे कौन से एरिया हैं जिसमें इंडिया और जापान के रिलेशंस बूस्ट हुए हैं, हमारा कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको इंडिया जापान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पता है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में पूछा जाता था कभी, जब आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का जब रूल नहीं हुआ करता था और उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर में कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जो वहाँ पे पीपल्स का जो लाइफ है उसको अपलिफ्ट करने में हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। तो जापान के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो रिसेंटली हमारे जो PM हैं वो विजिट के लिए जाएंगे जापान के वहाँ पे। जापान के विजिट के अलावा आप देखिए उनके द्वारा SCO का मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना के वहाँ पे भी जाया जाएगा। और चाइना के जो रिलेशंस हमारे एक बैड फेज के अंदर में थे 2020 के समय, जो गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था, गलवान वैली और बॉर्डर एरिया स्पेशली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे जिस तरीके से डिफेंस फोर्सेज हैं उनका कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था। तो उसके बाद में से हमारे जो रिलेशंस हैं वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में थे। डायरेक्ट पीपल टू पीपल जो विजिट के रिगार्डिंग में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनको भी आप देखिए कि स्टॉप कर दिया गया था। उसी समय में कोविड-19 का भी आउटब्रेक हुआ, तो कोविड-19 का भी एक रीजन है जिसकी वजह से डायरेक्ट फ़्लाइट हैं, जो वीज़ा प्रोसेस है उसको स्टॉप है वो किया गया था। अब अगर हम बात करें अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट किस वजह से इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर में आप देखिए अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है।
ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर में अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेन सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे जो पीएम के द्वारा ये विजिट किया जाएगा, इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको ये बूस्ट करेगा। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे ये बूस्ट करेगा। फर्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जापान के पर्सपेक्टिव से। एक तो आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है कि जापान के द्वारा जो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि जापान आने वाले डिकेड के अंदर में 10 ईयर के दौरान में आप देखिए कि 10 ट्रिलियन येन का जो 10 ट्रिलियन येन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर में उनके द्वारा किया जाएगा। अगर हम डॉलर के पर्सपेक्टिव से इसको कन्वर्ट करें तो ये इसका जो नंबर्स हैं वो बताए गए हैं 68 बिलियन डॉलर हैं। तो 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो हमारे कुछ ऐसे जो एम्बिशियस एरियाज हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमें बूस्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, क्लीन एरिया के अंदर में जो डेवलपमेंट करना है, तो उसमें उसको आप देखिए कि ये जो हेल्प है वो प्रोवाइड होगा इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो 2008 के समय में जो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए थे जापान के साथ में, तो आप देखिए कि वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रिवाइवल किए जा सकते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में उनको चेंज है वो किया जा सकता है, जिसमें स्पेशली जो डिजिटल सेक्टर है, उसके अंदर भी यहाँ पे जो पार्टनरशिप है उसको सेटअप करने के लिए कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इंडिया का जो कल्चर है उसको बूस्ट किया जा सके दोनों कंट्रीज के अंदर में। सिक्योरिटी एंड आप देखिए कि जो डिजिटल पार्टनरशिप है उसका यहाँ पे रीओरिएंटेशन रिवाइवल है वो किया जाएगा। 2008 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे चेंज करते हुए या उसको रिवाइवल करते हुए, तो पार्टनरशिप को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इंडिया यहाँ पे रिसीव करेगा जो नए हमारे मोर एरियाज़ को बेनिफिट करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इंडिया जापान के रिलेशन के अंदर में जिन सेक्टर्स में कोऑपरेशन था उसके अलावा मोर सेक्टर्स में जो कोऑपरेशन है वो हो सके, तो डाइवर्सिफिकेशन, जो न्यू सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन है वो भी यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें डिजिटल जो पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड करने के बारे में कहा गया। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें इंडिया और जापान का कोऑपरेशन रहेगा। अब अगर हम बात करें ये जो रिलेशन है वो कैसे यहाँ पे एक मैसेज डिलीवरी के रूप से काम करेंगे, या प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिक्स का जो अनसर्टेनिटी है उसमें ये कैसे हेल्प करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे कहा गया है कि इस तरीके से जो मैसेज डिलीवरी है उसके थ्रू इंडिया के द्वारा स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग है वो किया गया। स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग किस तरीके से किया गया, अब देखिए स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग इस तरीके से किया गया कि यूएस के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। तो इंडियन एक्सपोर्ट को यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, इंडियन एक्सपोर्ट को आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो हुआ है। तो इस सिचुएशन के दौरान में इंडिया के द्वारा अपना जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके थ्रू जिन कंट्रीज़ के साथ में जो परमानेंट हमारे फ्रेंड्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका जो नया प्रायोरिटी के साथ में नया वे के थ्रू जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जापान के द्वारा किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट आप देखिए कि ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीज इस एक कंसर्न में है, या उनका एक यहाँ पे एक चिंता है कि इंडिया और चाइना के जैसे रिलेशंस रीओरिएंटेड सिचुएशन में गए हैं, तो चाइना का मोर इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकता है। तो उस दौरान में किसी अदर हमारे ओल्ड पार्टनर के द्वारा इस तरीके से ट्रस्ट करना कि इंडिया के अंदर में हम जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे। तो स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग, हमारे ट्रस्टेड पार्टनर जो कंपटीटर नाइबर है चाइना, उनका रिवाइवल विदाउट एनी डिक्टेट के साथ में, कि इसमें किसी तरीके का डिक्टेट नहीं है कि आप इस कंट्री के साथ में अपना ट्रेड कीजिए, इसके साथ में अपना ट्रेड मत कीजिए। तो यूएस का एक टेंडेंसी हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का एडवांसिंग के अंदर में ये हेल्प करेगा। एडवांसिंग हमारा चाहे वो लाइक माइंडेड कंट्रीज का हो या पैसिफिक ओशियन के जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं जिसके साथ में हम इंडो पैसिफिक का पार्टनरशिप को कैरी आउट करते हैं। और यूएस का वहाँ पे आप देखिए कि जो यूएस का जो पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू जिस तरीके से उसमें डिस्टरबेंस हुआ है या अनकंसिस्टेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि जिसको ऑस्ट्रेलिया भी रेज करता है, जापान भी रेज करता है। तो हमारा जो लाइक माइंडेड एक ग्रुप है, जो इंडो पैसिफिक का जो हमारा एक फिलोसफी है ओपन एंड इंक्लूसिव वे के अंदर में हमको डेवलप करना, उसको भी एडवांस करने में ये हेल्प है वो करेगा।
तो इस तरीके से कौन कौन से एरिया में बेनिफिट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से जापान के हमने देखे, और ये स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग के अंदर में एडवांसिंग हमारा रिलेशन लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में हमारा जो रिलेशन है उसको एडवांसिंग के अंदर में, और मैसेज डिलीवरी का भी ये जो विजिट है वो रहेगा कि जो टैरिफ उनके द्वारा इंक्रीज किया गया, हमें हमारे जो नए एरियाज हैं वहाँ पे अपना रिलेशंस को बूस्ट करना है, अपने एक्सपोर्ट को उन एरियाज में कैरी आउट है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कल का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर था उसके अंदर में ये जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग में, और कैसे हमें जो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आप देखिए कि कुछ दिनों पहले अराउंड 20 अगस्त को ये आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था। वैसे हम इसको जो सेकंड आर्टिकल है इसको हम रीड कर चुके हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान में, कि उस दौरान में जो स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ पे हाइट का जो एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, उसके बिहाइंड में क्या ऐसे रीजन हैं, कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके रीड करेंगे। न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे सवाल हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग में, कि गवर्नमेंट को जो पॉलिसी है वो कैसे कैरी आउट करना है जिससे कि प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन हो सके। जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपसे सवाल हो सकता है, फर्स्ट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन हो सकता है सोशल पर्सपेक्टिव से, कि सोसाइटी रोल ऑफ वुमेन का जो टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 1 में। अब आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि किसी भी चिल्ड्रन का जो लाइफ है उसके जो 1000 डेज जो हुआ करते हैं, अर्ली 1000 डेज, उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चिल्ड्रन वो क्रूशियल विंडो हुआ करते हैं, उसका लाइफ टाइम का जो अपॉर्चुनिटी है या लाइफ टाइम का जो उसका जो डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, उसका फाउंडेशनल जो फाउंडेशन है उसको ये कैरी आउट करते हैं, उसकी फाउंडेशन को कैरी आउट करते हैं फर्स्ट 1000 डेज। क्यों, किस तरीके से फाउंडेशन को कैरी आउट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं समय में हुआ करता है, 80% के आसपास ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सेकंड आप देखिए कि एडुकेट जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिशन के थ्रू पॉसिबल हुआ करता है, कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप इम्प्रूव करोगे इस समय में तो उसका जो कंप्लीट ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आपको मिलेगा। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या हमारा कंट्री के द्वारा ये पॉसिबल हो सका है कि फर्स्ट जो 1000 डेज हैं उसके अंदर में प्रॉपर जो कंप्लीट हमारा जो पब्लिक है, कंप्लीट जो चिल्ड्रंस हैं उनको न्यूट्रिशनल जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। अब देखिए कि ओवर द ईयर्स इंडिया ने कोशिश किया है हमारा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करने का। स्पेशली अगर हम बात करें 1993 के समय से 2021 इस दौरान में इंडिया के द्वारा ऐसी पॉलिसी चलाई गई हैं जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो सके, वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके। सेकंड आप देखिए कि इन फर्स्ट 1000 डेज के रिगार्डिंग साइंस के भी कुछ पर्सपेक्टिव हैं, साइंस का भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। साइंस सेक्टर मानता है कि अगर इन समय में जो फुल पोटेंशियल के साथ में या फुल उनको जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर उनका रहता है तो उसको जो रिवर्स करना, उनको वापस से गेन करना पॉसिबल नहीं है। वापस से आप देखिए कोई जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है अगर बाद में उनको प्रॉपर जो हेल्थ डाइट्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं। तो साइंस का मानना है कि अनडिनाइबल सिचुएशन के अंदर में है, अगर एज जो सेकंड का एज जब तक चिल्ड्रन अचीव करता है उस समय अगर उनको न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलती हैं। इंडिया ने कोशिश किया है, समय के साथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट हमारे यहाँ पे स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है, ओवरऑल डेफिशिएंसी हम रिड्यूस करेंगे बट स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है वो बताया गया है कि उसको हम 10% अचीव कर सकेंगे 2075 तक। स्टूडेंट्स लास्ट समय जब पोषण अभियान चलाया गया था तो हमारे यहाँ पे 38% जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है वो हुआ करता था। कोशिश किया गया था कि इसको रिड्यूस करके 25 किया जाए, बट रिसेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं ये 36 से लेकर 37% है, कि ओवर द ईयर्स लास्ट जो 10 ईयर्स के अंदर में 1% हम रिड्यूस है वो कर चुके हैं। क्या उसके बिहाइंड में फैक्टर हैं कि स्टंटिंग स्टिल क्यों एग्जिस्ट किया करता है? उसके बिहाइंड में जो मेनली जो रीजन्स हैं वो यहाँ पे ये हैं कि हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल का कमी होना। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो अलग जो कमियाँ हैं वो ये बताई गई हैं।
कि पुअर जो डाइट है उसका अवेलेबल होना, पुअर डाइट का अवेलेबल होना, सिर्फ चिल्ड्रन का डाइट अवेलेबल पुअर ना होना, हमारे यहाँ पे मदर का जो डाइट है वो भी पुअर होना, चिल्ड्रन प्लस में मदर का डाइट पुअर है। फिर आप देखिए कि एनीमिया का एक प्रॉब्लम है। ये एनीमिया क्या होता है, आयरन का जो डेफिशिएंसी हुआ करता है, तो एनीमिया का एक प्रॉब्लम है। एनीमिया का प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अब वो प्रेगनेंसी के अंदर में अगर प्रॉब्लम है तो इम्पैक्ट वो चिल्ड्रन के ऊपर भी करेगा। फिर आप देखिए कि एनीमिया के अलावा जो अंडरवेट का भी एक प्रॉब्लम है कि जो मैक्सिमम प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जिसमें काफ़ी सारा लार्जर नंबर के अंदर में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनका जो अंडरवेट का सिचुएशन है वो हुआ करता है। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर होना, हाइजीनिक सिचुएशंस ना होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि ओवर द ईयर्स जो स्टंटिंग का जो क्राइसिस है हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर में, इसको डील करने के रिगार्डिंग में इन फैक्टर्स को हमें ध्यान के अंदर में रखना होगा। अब हमने यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रिशन देखा, डेफिशिएंसी के बारे में देखा। अब क्या कोशिश किया जाए, कोशिश क्या किया जाए कि क्या हम इन सभी टारगेट्स को 2047 तक अचीव कर सकते हैं, जब हमें डेवलप्ड इंडिया का स्टेटस को कैरी आउट करना है, हमें डेवलप्ड इंडिया का स्टेटस को अचीव करना है। तो यस स्टूडेंट्स, कोशिश करना होगा। कोशिश कैसे करनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन का सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, न्यूट्रिशनल डाइट है वो देना होगा। न्यूट्रिशनल डाइट के अलावा आप देखिए कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन प्लस में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, बोथ गो इन द हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड के थ्रू, ये जो दोनों हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो काम है उसको कैरी आउट किया जाए। एडुकेट जो न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट है ब्रेन के फंक्शन के लिए भी। साइंस ने ऑब्जर्व किया है, साइंस के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं कि अगर आयरन का डेफिशिएंसी है तो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है चिल्ड्रन का जो वर्बल परफॉर्मेंस है उसके अंदर में, कि अगर बचपन के अंदर में आयरन का डेफिशिएंसी रहा है, आयरन के रिगार्डिंग में ही हमने एनीमिया को देखा, तो जो वर्बल का जो परफॉर्मेंस है उसको ये इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो अर्ली जो चाइल्डहुड का जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने का उनके द्वारा कोशिश है वो किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे एक लार्जर आप देखिए कि प्रोग्राम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चाइल्ड प्रोग्राम है वर्ल्ड के अंदर में, जो न्यूट्रिशनल लेवल के रिगार्डिंग में भी है और यहाँ पे एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन के भी रिगार्डिंग में है। इस प्रोग्राम का एक थीम है कि पोषण भी है और पढ़ाई भी है, कि पोषण भी यहाँ पे देना है, न्यूट्रिशन भी देना है और एजुकेशन भी देना है। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक नेशनल फ्रेमवर्क आपको देखने के लिए मिलेगा अर्ली चाइल्डहुड की रिगार्डिंग में, कि बर्थ से लेकर जो 3 ईयर का एज जब तक चिल्ड्रन अचीव करता है उस समय के रिगार्डिंग में एक फ्रेमवर्क है। तो नेशनल चाइल्ड फ्रेमवर्क है किसके रिगार्डिंग में, बर्थ से लेकर 3 ईयर का जब एज होता है उस तक वहाँ पे। तो नव चेतना नाम से इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है। यहाँ पे ये फ्रेमवर्क एग्जिस्ट किया करता है। पॉलिसी बेस्ड एक्टिविटी प्ले बेस्ड एक्टिविटी इसके अंदर में हुआ करती हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर में आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के सेंटर के रूप से एग्जिस्ट होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर हैं, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, कितने सेंटर होंगे, 14 लाख के आसपास सेंटर हैं। काफ़ी बार हम हेल्थ सेक्टर को जब रीड करते हैं तो एक 3A का भी कॉन्सेप्ट आया करता है, 3A का एक कॉन्सेप्ट आया करता है, काफ़ी बार हम इस टर्म को यूज करते हैं। 3A क्या हुआ करते हैं हेल्थ सेक्टर के, ये ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए इनके ऊपर एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो आप देखिए कि आशा जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, ANM जो कि आपको मेडिकल सेक्टर में मिलेंगे, जो ANM जो हुआ करते हैं, और स्टूडेंट्स आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं। तो इस तरीके से 3A का कॉन्सेप्ट है जो हेल्थ सेक्टर के ग्रास रूट लेवल के इम्प्रूवमेंट के अंदर में इनका काफ़ी बड़ा रोल हुआ करता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो प्ले बेस्ड एक्टिविटी है वो चिल्ड्रन की कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर में हेल्प करता है। आशा जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनको इंसेंटिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो आप देखिए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारे कंट्री में जो इम्प्रूव हुआ है उसके रिगार्डिंग में आशा हेल्थ एक्टिविस्ट का एक काफ़ी बड़ा रोल है। ANM में आप देखिए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट करना, वो ANM का यहाँ पे वर्क है। तो स्टूडेंट जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो 14 लाख के आसपास हैं, वहाँ पे सेंटर जो
आंगनवाड़ी सेंटर हैं, वर्कर्स हैं, उनको ये फ्रंट लाइन बैटल को यहाँ पे बैटल को आप देखिए फोर्ट करना होगा यहाँ पे, ये जो न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने का एडवांटेज, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको हमें लिवरेज करने का ज़रूरत है। इन सेंटर्स के ऊपर टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पे एम्पावर करने का ज़रूरत है, जिसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर में जो एम्पावर्ड वुमेन है अगर वो मोर पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स भी डेवलप किए जाएं जो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर वर्क कर सकें। मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर के रूप से वो सेटअप हों। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर है जहाँ पे एम्पावर्ड वुमेन भी है, टेक्नोलॉजी का जो लेवरेज है, टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन है या यूज है वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स वो अदर जो सेंटर्स हैं उसको भी आप देखिए कि इनोवेट है वो करेगा, अदर को भी इंस्पायर है वो करेगा। तो इस तरीके से सेंटर्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में था। स्कीम्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमारा न्यूट्रिशनल लेवल ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है हैंड इन हैंड यहाँ पे कैरी आउट होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 3 आर्टिकल हैं जो हमने रीड किए। एक आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में था कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है टैरिफ के बारे में, तो एक ऐसा इंडस्ट्री वहाँ पे मेंशन किया गया टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, अगर हम उसको प्रमोट करेंगे हमें जो ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस है उसका किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है वो नहीं क्रिएट होगा। टूरिज्म का हमारे यहाँ पे पोटेंशियल भी है और उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है, तो उसको हम कल इंक्लूड करेंगे। आप इन सबको रीड कीजिए, नोट्स अपने प्रॉपर मेंटेन कीजिए, अपना न्यूज़पेपर साथ में रखा कीजिए जिससे कि आप उसको रीड कर सको। न्यूज़पेपर पहले खुद से ही रीड करने का कोशिश किया कीजिए कि लेक्चर बाद में आप देखना हाई आप 2x का स्पीड करके भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्लोली आप यहाँ पे देखो, बट पहले खुद से रीड करना, जो ही आपको मेन एग्जाम में हेल्प है वो करेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।